उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं ही धाकड़ धामी नहीं कहा जाता। उनके फैसले हमेशा तेज, सटीक और दूरदर्शी होते हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जो न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश के लिए उदाहरण बन सकता है। धामी सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी देकर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार किया है। अब राज्य में सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसियों के लिए संचालित संस्थानों को भी अल्पसंख्यक दर्जा का लाभ मिलने वाला है। इससे इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। धामी सरकार के यह कदम वास्तव में एक सुधारवादी सोच का प्रतीक है, जो शिक्षा को किसी एक समुदाय तक सीमित रखने के बजाय सभी अल्पसंख्यक वर्गों को समान अधिकार देने की दिशा में है। इस विधेयक से गुरमुखी और पाली जैसी भाषाओं का अध्ययन भी संभव होगा, जो शिक्षा में विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि लाएगा। विपक्ष ने भले ही इस फैसले पर राजनीति शुरू कर दी हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे मदरसा शब्द से परहेज जैसा मुद्दा बनाने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत यह है कि धामी सरकार ने मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म कर सभी अल्पसंख्यकों के लिए समान व्यवस्था का रास्ता साफ किया है। इससे किसी की धार्मिक शिक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दायरा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। इसे मुस्लिम समुदाय के लिए लाभकारी बताया है। धामी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उत्तराखंड शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और पारदर्शिता की दिशा में देश का नेतृत्व करेगा। यही दूरदर्शी सोच सीएम धामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवरेट सीएम की सूची में खड़ा करती है। और आइए इसी खबर पर हमारे साथ इस वक्त विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं उत्तराखंड मदरसा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी साहब का। कासमी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। एक बार पुनः आपके सामने एक ऐसी तस्वीर आई है, उस तस्वीर को लेकर आप बहुत ज्यादा खुश हैं, और पहले भी मेरी मुलाकात जब आपसे हुई थी इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपने कहा था कि देखिएगा एक बड़ा बदलाव आएगा। ये फैसला कितना बड़ा बदलाव, और इससे आप कितना ज्यादा सहमत? मैं आपको इसके लिए शुभकामनाएं भी आपको प्रेषित करता हूं। और आपने पिछली बात आपने याद दिलाई कि मैंने उस वक्त कहा था कि बहुत सारी चीजें होंगी। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनकी दूरदर्शी सोच और समावेशी सोच से उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश उससे लाभान्वित होगा और पूरे देश में उसका एक मैसेज जाएगा। मैं अपनी वीरेंद्र बहन को अवगत कराना चाहता हूं कि और उन लोगों को कि जिन्होंने 60 साल जो है यहाँ सरकार चलाई और मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना करके उन्हें मेन स्ट्रीम की एजुकेशन से दूर किया। आज वो समय आ गया है कि जहाँ वो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन से जुड़ करके वो वोट बैंक की इस प्रथा से बाहर आएंगे और उनका भी एक अच्छा जीवन होगा। वो भी अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकेंगे। वो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बनेंगे। और ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी टीम, मैं इस मौके पर अपने सचिव मधुकर ढकाती जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। और उनके साथ में एक हमारे बहुत ही बड़े काबिल आदमी जो बैंक पे रहते हैं, मनु गौड़ जी, मैं उन सब लोगों की जितनी प्रशंसा करूं वो कम है कि उन्होंने एक ऐसा दूरदर्शी एक फैसला लिया कि जिसके अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, उसमें अल्पसंख्यक जो समुदायों में आते हैं, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी, यानी ये एक छत के नीचे आ जाएंगे। और आपने बहुत सारे लोग एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। अन्य चैनलों पर मुझे ये बात मैंने कही भी है और अलग अलग से फोन आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि मदरसा बोर्ड को खत्म नहीं किया गया, उसका विस्तार किया गया है। यानी उसे रिप्लेस किया है। पहले सिर्फ मुसलमानों के से संबंधित था, मुसलमानों को वहां से उससे लाभ मिलता था। अब उसके लाभ को इन 6 समुदायों के अंदर बांट दिया गया है। यानी अगर ये कहें मुफ्ती साहब कि अल्पसंख्यकों की जो असल परिभाषा है, उस परिभाषा को समझते हुए ये कदम उठाया गया, तो मेरे ख्याल से कहना सही होगा। क्योंकि यहाँ तो अल्पसंख्यकों में सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष है वो सिर्फ एक का मुस्लिम समाज को मानता है, और जैन, सिख, ईसाई इनकी बात ही नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो कदम उठाया गया है, अगर आपने देखा हो तो हरीश रावत साहब तो कह रहे हैं आपने दरअसल ये कदम मदरसा शब्द से परहेज जैसा लगता है, मतलब वो फिर से वही राजनीति कर रहे हैं।
नहीं विनीत बहन, मैं यही कहना चाहूंगा उन लोगों से, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से मेरा एक सीधा सवाल यह है कि उन्होंने पहले भी भ्रम पैदा किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, क्या आप में ये साहस नहीं था कि मेन स्ट्रीम की एजुकेशन उन्हें दे दें? अगर आज हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम की एजुकेशन लेकर के इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे तो क्योंकि आपकी परेशानी स्वाभाविक है, जब ये अपने पैरों पे खड़े होंगे और अपने अच्छे बुरे को जानेंगे तो ये आपके सामने आपका वोट बैंक नहीं बनेंगे। और तेजी के साथ मुस्लिम समाज के अंदर एक मैसेज आ रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे अति संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर तमाम योजनाओं में तमाम वर्गों को शामिल किया है। अच्छा, क्योंकि गरीब मुसलमान ज्यादा है उससे फायदा भी ज्यादा हुआ है। और ये गुर्बत जो है ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने अपने जमाने के अंदर मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से इसलिए काटा है कि ताकि ये अपना सत्ता का सुख भोगते रहें और आरएसएस और बीजेपी से डरा करके, खौफजदा करके उनका वोट हासिल करते रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक आदर्श राज्य की तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं और बगैर किसी भेदभाव के तमाम अपने प्रदेशवासियों की जो वो सेवा कर रहे हैं उसमें ये एक अहम कदम है। और इसका जो दूरदर्शी जो इसका रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि ये सारे समुदाय खुशहाली की तरफ आएंगे, और जब खुशहाली की तरफ आएंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर उनके अंदर जो है राष्ट्रवाद भी पैदा होगा और राष्ट्रीय सरोकार भी उनके लिए सर्वोपरि होंगे। और क्यों होंगे? मैं तो ये बात कहता हूं कि राष्ट्र ही सारे धर्मों से ऊपर है। अगर राष्ट्र नहीं होगा तो कहां होगा धर्म और कहां होंगे धर्माचार्य? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो आरएसएस की बात लोग करते हैं, मैंने अनेकों बात कही है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो विश्व को अपना परिवार समझता है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले, इन्वायरमेंट की बात करने वाले, गौ रक्षा की बात करने वाले, पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले, पहाड़ों की रक्षा करने वाले और इसी तरह से पेयजल यानी गंगा की पवित्रता की बात करने वाले, वो मुसलमानों का वध करेंगे? कैसे उनको नुकसान पहुंचाएंगे? मगर मैं आपके माध्यम से एक बहुत अहम बात अतीत में ले जाना चाहता हूं कि 1947 के बाद 60 साल का लंबा अरसा जो है वो कांग्रेस को मिला। कोई शहर ऐसा नहीं है जहां सांप्रदायिक दंगे ना हुए हों इनके कार्यकाल के अंदर। 11 साल से देश दंगा मुक्त है। पूरे तमाम प्रदेश शांति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर जबकि हम बहुत ही बड़े दुखी हैं कि हमारे यहाँ आपदा आई और हमारे भाई और बहन बहुत सारे हताहत हो गए, मगर हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की संवेदनशीलता देखिए कि उन्होंने सरकार वहीं पे जाकर के उन्होंने कैंप किया और अपना ऑफिस वहीं बना लिया और लोग के दुख दर्द में शरीक हुए। और बिल्कुल बदलाव तभी आता है। बिल्कुल आपने सही कहा मुफ्ती साहब, बदलाव तभी आता है जब कहते हैं ना कि मुखिया खड़ा हो और मुखिया साथ में खड़ा हो तो उसका विश्वास और विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप जिनकी बात कर रहे हैं, देखिए एक तरफ विपक्ष है जिसने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति की, लेकिन भारत के अंदर के जो मुसलमान हैं, कई बार ये देखने को मिला है, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कि भारत के अंदर के मुसलमान कई बार ये देखने को मिला है कि जब संविधान की बात आती है, जब राष्ट्र धर्म की बात आती है तो शरिया के लिए युद्ध शुरू हो जाता है, यानी संविधान से ऊपर शरिया रखा जाता है। क्या आपको लगता है कि ये जो बदलाव है, ये जो सोच सामने आई है, वो उस मना स्थिति से उन्हें बाहर निकाल पाएगी या स्थिति जस की तस रहेगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मुफ्ती साहब। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्यारा सवाल है आपका, और मुझे बहुत ये कहने में बड़ी प्रसन्नता ये हो रही है कि दरअसल होता कि आपने देखा होगा कि चैनलों पर और अलग अन्य जगहों पर तथाकथित लोगों को बिठा दिया गया है जो इस्लामिक स्कॉलर बन के बैठते हैं। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शरीयत एक कानून है, जैसे संविधान है। तो शरीयत जो है अगर ये उस कानून का पालन करते, तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जो मेरी उस वक्त आपसे बात हुई थी रामायण और श्रीमद् भागवत के लिए, कि श्रीमद् भागवत मर्यादा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं। जब माँ द्रौपदी का अपमान होता है तो वो अर्जुन को कहते हैं कि उठो और इनका वध करो। तो आप देखिए कि वहां एक माँ का, एक महिला का अपमान में कि चीरहरण पर पूरी महाभारत हुई। उसके बाद दूसरा नाम आप आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वो एक आज्ञाकारी पुत्र का रोल अदा करते हैं कि अपने राजपाट को छोड़ के चले जाते हैं और पिताश्री से कहते हैं कि अपना वचन पूरा करिए। आप बताइए इसमें हिंदू और मुसलमान कहाँ हैं? अगर ये शरीयत को, उस लॉ को ये बताते, उसमें तो ये है कि बाप की आज्ञा का पालन करना, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, उनका आदर करना, यही लॉ है, यही शरीयत है। इसे कहाँ मान रहे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि ये लोग सबसे पहले मैंने कहा कि शरीयत या संविधान या कोई भी कानून
उस वक्त लागू होगा जब आपका देश होगा। अगर हमारा देश इससे पहले गुलाम था, हम गुलामों की जंजीरों में जकड़े हुए बिल्कुल थे, आपने ठीक कहा कि जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर इन चीजों के कोई मायने नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मुफ्ती साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और समय हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक फैसला, और वो फैसला धामी साहब को धाकड़ धामी बता गया, क्योंकि अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक से जो नए अवसर अब खुलेंगे केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि सिख, जैन, बौद्ध जो संस्थान है उनको भी एक फायदा मिलता हुआ इससे नजर आएगा, और राज्य के विकास के दृष्टिकोण से, राज्यवासियों के विकास के दृष्टिकोण से इसे काफी अहम कदम बताया जा रहा है।